हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टोक्स थ्योरम। जिस तरीके से आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ पढ़ा था, और गॉस लॉ जो कि ये डिस्क्राइब करता है कि किसी एनक्लोज्ड सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, दैट डिपेंड्स ओवर द टोटल चार्ज एनक्लोज इन दैट एरिया। तो और फिर उस गॉस लॉ का आपने कंटिन्यूटी में कंक्लूजन किया था डाइवर्जेंस थ्योरम में, और उसी को आपने मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन भी डिफाइन किया था। वेरी सिमिलर टू दैट स्टेप आपका जो एम्पियर सर्किटल लॉ है, जिसमें हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम लाइन इंटीग्रेशन डिफाइन करें तो दैट इज इक्वल टू द टोटल डायरेक्ट करंट एनक्लोज इन दैट पाथ। उसी का एक्सटेंशन आप आगे बढ़ेंगे, जो कि स्टोक्स थ्योरम की फॉर्म में आप उसे डिफाइन कर सकते हैं। और यही थ्योरम जो है वो मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन की तरह भी आप ट्रीट करेंगे। ये मैग्नेटोस्टैटिक्स का एनालॉगस आप याद कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ। जिस तरह से हम 1 बाय 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मूव किए थे, उससे कोरिलेट करते हुए जो मैग्नेटोस्टैटिक्स के आप जो क्वांटिटीज़ को जब आप समझेंगे तो उनको लॉन्ग टर्म में याद करना और रिकॉल कर पाना आप लोगों के लिए आसान होगा। ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम का जो बेस है उसमें हम किसी एक गिवन पाथ में लाइन इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। उसके लिए हमें कर्ल की जो है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल किस तरह से आप डिफाइन करें उसे रिकॉल करना होगा। किसी भी वेक्टर का आप कर्ल किस तरह से निकालते हैं, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्ल किस तरह से डिफाइंड है, ये सब हम अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप उन वीडियोस को भी रेफ़र कर सकते हैं आज के टॉपिक को समझने के लिए। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को H से नोटेशन अगर दें तो कर्ल ऑफ H विल बी डेल क्रॉस H। डेल आपका डेल ऑपरेटर है और क्रॉस प्रोडक्ट विथ H, इसको आप कर्ल ऑफ H बोलेंगे। और अगर उसे आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो आप इस तरीके से उसको नोट डाउन करते हैं। AX AY AZ डेल बाई डेल एक्स, ये है रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। ओके, और यहाँ पे आपका आएगा HX HY HZ। अगर H आपका वेक्टर है जिसे कि आप HX AX प्लस HY AY प्लस HZ AZ से अगर आप डिफाइन करते हैं तो उसका कर्ल इस तरह से डिफाइंड है। इसे जब हम एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो एक्सटेंडेड फॉर्म में कर्ल ऑफ H, यहाँ पे अभी हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे जो हमारा वेक्टर है वो H लिखेंगे। इसे जब आप एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये जो कर्ल ऑफ H का एक्सप्रेशन है ये अभी एम्पियर सर्किटल लॉ एज वेल एज स्टोक्स थ्योरम के कंक्लूजन में हम काम में लेंगे, इसलिए आपके रेफरेंस के लिए मैंने इसे लिख लिया है। ठीक है, अब हम स्टोक्स थ्योरम का बेस जो है उसे डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो हम एक पाथ कंसिडर करेंगे। ओके, हमारा जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो क्या कहता है, H डॉट DL विल बी I। आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का एक पर्टिकुलर, अगर आपका ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें अगर I करंट फ्लो हो रही है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का किसी सेलेक्टेड पाथ के ओवर लाइन इंटीग्रल जो है वो उस पाथ में एनक्लोज करंट के बराबर होता है। ये था आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे मानते हैं कि ये आपका X, ये Y और ये Z कोऑर्डिनेट है। इस 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप एक बार के लिए एक एनक्लोज्ड पाथ जो है वो कंसिडर करेंगे। ओके, एक रेफरेंस एनक्लोज्ड पाथ आप कंसिडर करेंगे, और इस एनवायरनमेंट में कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड का इस एनक्लोज पाथ के ओवर हम लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं। और वो जो हमारा कैलकुलेटेड एक्सप्रेशन आएगा, वो कैलकुलेटेड एक्सप्रेशन और कर्ल किस तरह से कोरिलेटेड है उसको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे जो हमारा हमने एनक्लोज पाथ कंसिडर किया है वो XY प्लेन में है।
ये z इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट पे, ठीक है। ये इस तरह से दिख रहा है, लेकिन ये आपका अगर ये x और ये y अगर प्लेन है तो ये आपका इस तरह से, जहाँ पे z इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट पे आपने एक प्लेन, आप एक पेपर को, 2 डायमेंशनल पेपर को इमेजिन कीजिए, x y z इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट पे आपका एक प्लेन है 2 डायमेंशनल। जब आप लाइन इंटीग्रल करते हैं तो आप एक पाथ को कंसिडर कर रहे हैं, तो पाथ जो है वो आपका इस पेपर का आउटर, आप जो उसका एरिया है, जो आपका ये पेरिफेरी है, उसके अक्रॉस आप h डॉट dl परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ पा रहे हैं? ये z एक्सिस आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे तो केवल y और x कोऑर्डिनेट इस प्लेन में वेरी कर रहे हैं, ठीक है। ये 1 2 3 एंड 4 हम इस एनक्लोज पाथ में लाइन इंटीग्रेशन h डॉट dl, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है इस 3 डायमेंशनल सरफेस में, आपका एक फ्री एनवायरनमेंट में आपका एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। मान लीजिए इस एनक्लोज पाथ के इस सेंटर पॉइंट पे, ओके, इस सेंटर पॉइंट पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे आप अगर H0 से अगर बताते हैं, उसे आप ऐसे लिख सकते हैं H0 x ax प्लस H0 y ay प्लस H0 z az, ओके। ये सेंटर पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड की ये वैल्यू है। मैग्नेटिक फील्ड या इन एक्सिस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहा है और कैसे आप इसका लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, उसे हम डिटेल में देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस लाइन सेगमेंट के अक्रॉस चल रहे हैं, इस लाइन सेगमेंट के अक्रॉस अगर आप चल रहे हैं तो केवल y डायमेंशन चेंज हो रही है, x नहीं चेंज हो रही है। यहाँ पे आप जब पॉइंट 2 से पॉइंट 3 की तरफ चलेंगे तो केवल x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, y और z आपका कांस्टेंट है। तो मान लेते हैं कि इसके अक्रॉस आप डेल्टा x आपका डायमेंशनल चेंज हो रहा है, देयर इज अ चेंज ऑफ डेल्टा x कोऑर्डिनेट व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट 2 to 3, और ये जो चेंज है वो मान लेते हैं आपका डेल्टा y है। इस आर्म की या इस साइड की लेंथ डेल्टा y है, ओके। तो यहाँ पे अब हम परफॉर्म करना शुरू करते हैं h डॉट dl, ओके। अगर आप 1 2 3 4 1 इस पाथ पे अगर आप h डॉट dl, क्लोज पाथ पे अगर आप h डॉट dl अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको h y, यहाँ पे आपका y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, h y एट द सेगमेंट, इस 1 2 सेगमेंट में एच वाई की क्या वैल्यू है, एज वेल एज डेल्टा L 1 2, ये हो गया, प्लस H, यहाँ पे आपका x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, डॉट dl जब आप कर रहे हैं तो आपका hx डॉट dx, hy डॉट dy, hz डॉट dz होगा। हम कर रहे हैं h डॉट dl का लाइन इंटीग्रेशन, तो h यहाँ पे आपका y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो देयर इज अ डेल्टा y, सो यू विल कंसिडर एच वाई ओनली। यहाँ पे केवल डेल्टा x एग्जिस्ट कर रहा है तो आप इसे एच एक्स 2 3 डेल्टा L फॉर 2 3.23 प्लस एच वाई फॉर सेगमेंट 3 4 डेल्टा L फॉर 3 to 4 प्लस आप जब यहाँ से 0.4 से 0.1 की तरफ आएंगे तो एच एक्स, यहाँ पे आप एच एक्स कंपोनेंट को ही कंसिडर करेंगे फॉर द सेगमेंट 4 1, एच एक्स फॉर द लाइन सेगमेंट 4 1, और लेंथ आपने कितनी कवर की, डेल्टा एल फॉर द लेंथ 4 1। आपने जब इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड और लाइन सेगमेंट को मल्टीप्लाई कर लिया तो आप टोटल एच डॉट डी एल कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके। तो पहले तो ये इसका हो गया डिटेल डिवीजन कि आप इस पाथ लाइन, एक एक लाइन सेगमेंट को एट अ टाइम कंसिडर करते हुए हाँ टोटल एच डॉट डी एल कैलकुलेट करेंगे। अब हम आते हैं वाई एच वाई 1 2, इस पॉइंट पे, इस लाइन सेगमेंट पे हम ये मान रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। देखिए इस लाइन सेगमेंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अपना
जो भी आपका hx था, सॉरी hy यहाँ पे, ठीक, उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक मूव किए, तो यहाँ से यहाँ तक मूव करने पे आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, डेल्टा x बाय 2। ओके, तो आप यहाँ से यहाँ तक आए, इस जगह पे अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड की अमाउंट क्या थी, H0y प्लस आपका जो HY है वो डेल्टा x के साथ किस रेट से चेंज हो रहा है, दैट इज डेल HY बाय डेल्टा x। ये है, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, HY मैग्नेटिक फील्ड का y कंपोनेंट। तो यहाँ पे y कंपोनेंट की 0 पे वैल्यू, फिर आप जब यहाँ मूव कर रहे हैं तो आप x कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो आप डेल्टा y की रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू x, डेल्टा HY बाय डेल x, HY की रेट ऑफ चेंज विथ x और कितना चल लिए आप, डेल्टा x बाय 2। तो यहाँ पे जब आप पहुँचे तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ये हो गया है, H12 आपका ये हो गया है। ओके, समझ में आया। ये जो सेंटर पे वैल्यू थी उससे एड ऑन होके आप यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड HY12 हो गया। 12 मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की अमाउंट, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फॉर द लाइन सेगमेंट 1 और 2। ठीक है, हम ये मान रहे हैं कि इस सेगमेंट के अक्रॉस हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो अभी आपका ये हो गया। अब आप अगर HY12 डेल्टा L12 अगर आप कैलकुलेट करते हैं, पहला सेक्शन ये था ना, 1 से 2 तक जाने के लिए H डॉट DL जो होगा वो इस तरह से HY12 की वैल्यू जो थी वो आपने ये कैलकुलेट कर ली। ओके, HY12 आपका ये आ गया। अब पहले सेगमेंट के लिए आप लिखेंगे HY12 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा L12। ठीक है, यहाँ पे आप ये देखिए कि डेल्टा L12 क्या होगा, 1 से 2 की तरफ मूव करते वक्त केवल y, आपका y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, देयर इज ओनली डेल्टा y, और आप यहाँ से यहाँ तक जब ट्रेवल कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में डेल्टा y मूव कर रहे हैं प्लस डेल्टा y। तो ये आप डेल्टा L12 को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y। तो इस डेल्टा y को लिखने के बाद जब आप HY12 डेल्टा L12 कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, इससे मैंने रिपीट किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया डेल्टा y। ओके, तो ये आपका आ गया लाइन इंटीग्रेशन फॉर द लाइन सेगमेंट 1 to 2, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ का सेगमेंट। इस सेगमेंट को कैलकुलेट करने के बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे HX23 डेल्टा L23। तो HX23 कैलकुलेट करते हैं, HX23 वो क्या रहेगा, आपका x कंपोनेंट की सेंटर पॉइंट पे वैल्यू जो कि H0x थी, प्लस आपका इस डायरेक्शन में क्या HX वेरी कर रहा है, इस डायरेक्शन में HXY के रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, कितना, डेल्टा y बाय 2। तो HX की रेट ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ओके, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा HX बाय डेल y। HX y के साथ कैसे चेंज हो रहा था और कितना चला ये, डेल्टा y बाय 2, तो डेल्टा y बाय 2 ये आ गया है आपका HX23। और यहाँ पे जब आप HX23 डेल्टा L23 कंसिडर करेंगे तो यहाँ देखिए डेल्टा L23 को जब आप कंसिडर करें 2 से 3 की जब आप जा रहे हैं, तो अगर इस डायरेक्शन में हमारा प्लस x है तो उस डायरेक्शन में आप माइनस x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये जो आपका डेल्टा L23 है दैट विल बी माइनस ऑफ डेल्टा x कोऑर्डिनेट में चेंज माइनस डेल्टा x इज इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस x एक्सिस। तो आप यहाँ पे जब लिखेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा HOX प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ HX विथ रेस्पेक्ट टू y इंटू डेल्टा y बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय माइनस डेल्टा x। ये आपका आ गया सेकेंड सेगमेंट। इसी तरीके से इसी कंटिन्यूटी में मैं थर्ड सेगमेंट को भी लिखती हूँ, दैट इज
HY34 डेल्टा L34 विल बी, HY34 क्या होगा, HY34 होगा यहाँ पे आपके H0Y, ये है Y कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ओके, उसके बाद जब आप यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ओके, आप माइनस x डायरेक्शन में, तो आप इसे लिखेंगे माइनस डेल HY बाय डेल्टा x। आप अपोजिट डायरेक्शन में x एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल करके आप यहाँ पे पहुँचे, लाइन सेगमेंट 3, 4 पे HY की वैल्यू ये आएगी। ओके, और कितने चले आप, डेल्टा x बाय 2। ओके, डेल्टा x बाय 2 आप चले, और यहाँ पे आपका y जो है दैट विल बी अगेन माइनस डेल्टा y। ये आपका y में इस डायरेक्शन में, अगर इधर प्लस y डायरेक्शन है तो इधर माइनस y डायरेक्शन आपकी आ जाएगी। ओके, उसके बाद हम चौथे सेगमेंट में आते हैं, HX, अब HX होगा ना, HX 41 डेल्टा L 41 दैट विल बी H0X प्लस, अब आप यहाँ पे 4 से 1 की तरफ जब आ रहे हैं तो आप प्लस x एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, तो डेल्टा HX अपॉन डेल्टा y, कितना आप चल रहे हैं, डेल्टा y बाय 2। ओके, यहाँ पे आप जब इसको मेंशन करेंगे तो ये होगा माइनस डेल्टा y बाय 2। ओके, तो आप इससे लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस डेल्टा y बाय 2 लिखें, या आप इसे यहाँ माइनस लिख लें। ओके, और कितना आप चले, डेल्टा x, ये जो आपका लाइन सेगमेंट है वो डेल्टा x हुआ। ठीक है, तो अगर हम कंप्लीट h डॉट डी एल को कैलकुलेट करते हैं, h डॉट डी एल फॉर द लाइन सेगमेंट 1, 2, 3, 4, 1, इसके लिए आप कैलकुलेट कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, HOY डेल्टा y प्लस डेल्टा HY बाय डेल्टा x डेल्टा y बाय 2। ओके, एंड ये आपका सेकेंड ये है माइनस डेल्टा x HOX। ओके, एंड ये आ जाएगा माइनस डेल्टा HX बाय डेल्टा y डेल्टा y बाय 2। ओके, एज वेल एज ये आपका आ जाएगा माइनस HOY डेल्टा y प्लस डेल्टा HY बाय डेल्टा x डेल्टा y बाय 2। ये एक्सप्रेशन हो गया, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस डेल्टा x HOX माइनस डेल्टा HX बाय डेल्टा y डेल्टा y बाय 2। अगर आप इसे सम करते हैं तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, एंड व्हाट यू आर फाइनली गेटिंग, यू आर गेटिंग h डॉट डी एल विद द लिमिट डेल्टा x एंड डेल्टा y टेंड्स टू 0। अगर आप डेल्टा x डेल्टा y को बहुत छोटा कंसिडर करते जा रहे हैं तो दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा HY बाय डेल्टा x माइनस डेल्टा HX बाय डेल्टा y। ये डेल्टा x बाई 2, डेल्टा x डेल्टा y बाई 2, डेल्टा x डेल्टा y बाई 2, तो ये 1 डेल्टा x y हो गया, ये हो गया डेल्टा x डेल्टा y। तो यह आपका आ गया है XY प्लेन में लाइन इंटीग्रेशन फॉर h डॉट डी एल। तो ये आ गया है आपका h डॉट डी एल विद द लिमिट डेल्टा x डेल्टा y टेंड्स टू 0 विल बी डेल HY बाई डी एक्स माइनस डेल HX बाई डेल y मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा x डेल्टा y। और इसी तरीके से अगर आप YZ प्लेन में कंसिडर करेंगे विद द लिमिट डेल्टा y डेल्टा z टेंड्स टू 0, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगेन इन द नेक्स्ट केस डेल्टा x डेल्टा z टेंड्स टू 0, अगर आप लाइन इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये लाइन इंटीग्रेशन अगर हम अलग अलग प्लेन में कंसिडर करें, XY प्लेन में और ये आपका YZ प्लेन में और ये XZ प्लेन में, यहाँ पे आप ये देखिए कि आप जब इसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो XY प्लेन में जब आप लाइन इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं
तो बेसिकली एच डॉट डी एल विल बी एच डॉट डी एल एक्स वाई प्लेन में आपने अगर लाइन सर्कुलेशन या लाइन सेगमेंट इंटीग्रेशन परफॉर्म किया है तो दिस विल बी इक्वल टू द लाइन करंट इन जेड डायरेक्शन, है ना। तो ये आपकी किसके बराबर होगी, आई जेड के बराबर होगी। एच डॉट डी एल इज आई, आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं जे जेड डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। ओके, जेड डायरेक्शन में करंट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया डेल्टा एक्स डेल्टा वाई कवर्ड बाय द लाइन सेगमेंट 1 2 3 4 1। ओके, आप इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे आप क्लोज ऑब्जर्वेशन कीजिए कि आपने ये जो एक्सप्रेशन लिखे हैं, ओके, ये डेल्टा एच वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल्टा एच एक्स बाई डेल वाई, ये क्या है, ये बेसिकली आपके कर्ल ऑफ एच का जेड कंपोनेंट है। देखिए ये क्या है, ये है आपका एच, कर्ल ऑफ एच का जेड कंपोनेंट है। ओके, जेड कंपोनेंट, और ये देखिए सेम है एच वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल एच एक्स बाई डेल वाई, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन आपका सेम है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो इसको कंपेयर करने पे आप क्या बोलेंगे कि ये जो आपका एक्सप्रेशन आया, अगर ये डेल्टा जेड जे जेड डेल एक्स डेल वाई है तो ये चीज़ क्या आई आपकी, ये चीज़ बेसिकली करंट डेंसिटी इन जेड डायरेक्शन है। अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, देखिए ये और ये, अगर आप इन तीनों को कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों के कंपैरिजन से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इन दोनों के कंपैरिजन में आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं डेल एच वाई बाय डेल एक्स माइनस डेल एच एक्स बाय डेल वाई विल बी जे जेड। एक तो ये कंक्लूजन आया इन दोनों को इक्वल करने के बाद। ओके, दूसरा आप इसे अगर गौर से देखें तो आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि कर्ल का एच एक्स एक्स वाई और जेड कंपोनेंट को जब आप कंपेयर करेंगे तो आप ये एक्स वाई प्लेन में, इसका मतलब ये इसका आप करंट डेंसिटी का जेड कंपोनेंट है, ये आपका करंट डेंसिटी का एक्स कंपोनेंट है और ये आपके करंट डेंसिटी का वाई कंपोनेंट है। ये आपके कर्ल का एक्स वाई और जेड है, इन्हें आप कंपेयर करते हैं तो यू कैन कंक्लूड, यहाँ पे इन इक्वेशंस को कोरिलेट करने पे और इक्वल ट्रीट करने पे आप कंक्लूड कर सकते हैं कि आपका जो आपने ये अभी एच डॉट डी एल कैलकुलेट किया था दैट इज नथिंग बट डेल क्रॉस एच। ये आपके डेल क्रॉस एच के ही कंपोनेंट्स है ना, ये उसका जेड कंपोनेंट है, ये आपका वाई कंपोनेंट है, ये एक्स है। इनको आप अगर क्लोजली आप कोरिलेट करते हैं तो ये है डेल क्रॉस एच का जेड कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल एरिया टू दैट कंपोनेंट। ओके, इसे आप लिख सकते हैं डेल क्रॉस एल मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल सरफेस एरिया। ठीक है, अगर आप डेल क्रॉस एच का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं ओवर डेल्टा एस तो यू आर फाइनली कैलकुलेटिंग एच डॉट डी एल ओवर दिस सरफेस। और ये क्या है, ये है आपका जनरलाइज्ड, I am writing down the generalized expression for these subsections. Okay, तो ये अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप इस कंक्लूजन को हम डिफाइन करते हैं स्टोक्स थ्योरम। ये जो इस तरह से इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखा जाएगा इसे आप लिखेंगे स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, ये है आपकी स्टोक्स थ्योरम दैट सेज लाइन इंटीग्रल ऑफ magnetic field over a line segment will equal to curl of that magnetic field and its surface integral over a closed surface। आपने ये इसका जो surface area है उसके अक्रॉस अगर आप कर्ल का surface इंटीग्रेशन करेंगे तो आप h डॉट डी एल कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, अगर हम इसको देखें तो h डॉट डी एल क्या होता है, टोटल I। अगर इसमें दो वायर होते, एक प्लस आई ले जा रहा है दूसरा 3i ला रहा है, तो टोटल आई एनक्लोज इन दैट एरिया इज एच डॉट डी एल। अगर आप इसे कंसिडर करेंगे तो आप कैसे बोलेंगे, ये आपका आ जाएगा डेल क्रॉस एच इंटू सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू आई। आप इसे लिख सकते हैं डेल क्रॉस एच विल इक्वल्स टू आई बाय सरफेस एरिया ऑफ दैट
लाइन सेगमेंट, क्लोज लाइन सेगमेंट। और ये क्या है? दिस इज नथिंग बट करंट डेंसिटी। ओके, तो यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम से एक और कंक्लूजन निकलता है, दैट इज डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे। ओके, इस डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे को हम कहते हैं पॉइंट फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ को बेस बना के हमने ये कैलकुलेशन शुरू की थी, इसलिए ये आपका पॉइंट फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ कहलाता है। एज वेल एज हम इसे सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन भी बोलते हैं। ओके, इक्वेशन भी बोलते हैं। आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं। हमने क्या कैलकुलेट किया? कर्ल के लिए ये था, हमने डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो वी, डाइवर्जेंस का मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का डाइवर्जेंस कैलकुलेट करने पे दैट इज इक्वल्स टू रो वी। आपने इसे गॉस लॉ का पॉइंट फॉर्म बोला था, ये आपके मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन भी थी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का डाइवर्जेंस आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देता है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल कैलकुलेशन जो है वो आपको करंट डेंसिटी प्रोवाइड करता है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, करंट बाय एरिया। ओके, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, अलग अलग फॉर्म में आपसे पूछा जाता है। तो आपको सिंपल इस डेरिवेशन के साथ आप कर्ल को क्या डिफाइन कर सकते हैं? इस डेफिनेशन से आप कर्ल को डिफाइन कर सकते हैं लाइन इंटीग्रल ओवर द पर यूनिट एरिया। आप कर्ल को ऐसे लिख सकते हैं, डेल क्रॉस एच इज एच डॉट डी एल बाय डेल्टा एस। ठीक है, तो कर्ल जो है वो है आपका लाइन इंटीग्रेशन ओवर, या इसे बोलते हैं सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया। कर्ल को हम बोलते हैं सर्कुलेशन, सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया। ये आपके इस कंक्लूजन से ड्रॉ होता है। तो ये कर्ल की ये भी डेफिनेशन टेक्निकल लैंग्वेज में बहुत जगह पे आपको मिलेगी। आई होप ये इतने डिटेल डिस्कशन के बाद आप कर्ल ऑफ एच और करंट डेंसिटी उसके अपने कंक्लूजन को समझ पाए होंगे। एक इस स्टोक्स थ्योरम को, एक आपका सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन को, या आप इसे एम्पियर सर्किटल लॉ के पॉइंट फॉर्म को बोल्ड में आप मेंशन कर लीजिएगा। अगर आपसे सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको स्टोक्स थ्योरम को डिराइव करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है, तो आपको ये डेरिवेशन भी करना होगा। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड इन पे अलग अलग स्टेप्स, अलग अलग कंक्लूजन के ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। इनकी यूनिट्स पूछी जा सकती है, इनकी डायमेंशंस आपको मेंशन करनी हो सकती है। तो आई होप एम्पियर सर्किटल लॉ और उसका एक्सटेंशन जो है वो स्टोक्स थ्योरम वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।